देखिए जनाब, एएस लेवल की फिजिक्स में जब हम वेव्स पढ़ाते हैं तो वेव्स के अंदर जो पहला पोर्शन होता है उस पहले पोर्शन में वेव्स का इंट्रोडक्शन होता है, कुछ बेसिक डेफिनेशंस होती हैं और बेसिक डेफिनेशंस को लेकर फिर इंटेंसिटी ऑफ वेव, फिर फेज डिफरेंस, फिर वेव की काइनेमेटिक्स और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल शुरू में पढ़ाई जाती हैं, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव वगैरह वगैरह। तो ये हमारे वेव के चैप्टर का पहला पोर्शन होता है। उसके बाद फिर वेव की स्टडी का जो दूसरा पोर्शन होता है, इसके अंदर हम लोग आ जाते हैं सुपर पोजिशन ऑफ वेव को लेकर। तो आज की क्लास में हम समझ लें सुपर पोजिशन ऑफ वेव का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ये अलग बात है कि हफ्सा के कहने पर हमने स्टैंडिंग वेव को थोड़ा सा, उसके कॉलेज में पेपर हो रहा था तो थोड़ा जल्दी शुरू कर दिया, लेकिन उसूलन पहले मुझे पढ़ाना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ वेव। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ वेव है क्या चीज? तो आइए जरा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं अगर आपके पास दो वेव्स हो या दो से ज्यादा वेव्स हो, लेकिन स्टार्ट दो से ही करते हैं। अगर हमारे पास दो वेव्स हो और दोनों वेव सेम टाइप की हो, सेम टाइप का मतलब लाइट की सुपरपोजिशन लाइट वेव के साथ ही होगी, साउंड की साउंड के साथ ही होगी, तो सेम टाइप हो और दोनों वेव्स एक दूसरे से सुपरपोज कर जाएं, एक दूसरे से मीट कर जाएं, तो उनकी जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है सर? डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये पहली वेव मैंने बनाई है आपके सामने, इस वेव के बिटवीन में ये मैंने जो लाइन बनाई है, दिस लाइन इज द मीन पोजीशन। इस मीन पोजीशन से कोई वेव ऊपर की तरफ मैंने बना दी है। अच्छा, इसी के ऊपर मैंने एक और वेव बना दी है, ये मैंने एक और वेव बना दी है। ठीक, तो एक वेव रेड कलर की है, दूसरी वेव जो है लाइट ग्रीन कलर की है, दोनों वेव्स एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज कर रही हैं। अब आपसे अगर मैं कहूँ कि जो रेड वाली वेव है, अगर आप उसका एम्पलीट्यूड देखें या डिस्प्लेसमेंट देखें तो छोटा है। फॉर एग्जांपल रेड वाली जो वेव है उसका डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर का है और लाइट ग्रीन जो वेव है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 3 सेंटीमीटर का है। तो जब ये दोनों एक दूसरे से सुपरपोज करती हैं तो सुपरपोजिशन में दोनों के डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे में ऐड हो जाते हैं और इन दोनों की जो रिजल्टेंट वेव बनेगी ना, वो ये रिजल्टेंट वेव बनेगी। ठीक है जनाब। तो अगर मैं इस वर्डिंग को कंप्लीट करूं तो ये बात बनेगी कि जब दो वेव्स जिनकी सेम नेचर हो एक दूसरे पे सुपरपोज करती हैं तो उनके डिस्प्लेसमेंट आपस में सिंपली ऐड हो जाते हैं। वेक्टर सम का मतलब अगर कोई नंबर पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है तो ऐड हो जाएंगी। एक नंबर पॉजिटिव है दूसरा नंबर नेगेटिव है तो अलजबरे के जो रूल्स होते हैं वो अलजबरिक रूल्स लगेंगे और वो अलजबरिक रूल्स लगकर हम उनकी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो अभी मैं आपको पास पेपर का एक क्वेश्चन कराऊंगा, वहां पर दो वेव्स एक दूसरे पे सुपरपोज हो रही होंगी और वो क्वेश्चन में कहेंगे कि इन दोनों की रिजल्टेंट वेव को स्केच कीजिए। तो वहां पे स्केचिंग भी कराऊंगा। अलबत्ता अभी नोट्स वाला पेज मैंने खोला हुआ है तो सिंपल डेफिनेशन का रट्टा लगाइए कि व्हेन टू वेव्स of same type meet at a point, the resultant displacement of the wave is equal to the algebraic sum of individual displacements at that point। किसी भी पॉइंट के ऊपर हर वेव के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट को ऐड करूंगा, जो रिजल्टेंट आएगा उतने डिस्प्लेसमेंट को मैं रिजल्टेंट के तौर पर शो कर दूंगा। ठीक है जनाब। तो ये तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव है। अच्छा, इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव को लेकर अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। क्या आगे चलेंगे जनाब? तो नेक्स्ट हेडिंग है स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव में क्या होने वाला है सर? स्टेशनरी वेव में होता है ये कि दो वेव्स होती हैं ए और दोनों वेव्स की ना डायरेक्शन अपोजिट होती है। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने ब्लैक कलर की वेव बनाई है, ये फॉर एग्जांपल राइट हैंड की तरफ जा रही है और मैं एक दूसरी कलर की वेव बनाना चाह रहा हूँ जो इस तरफ से आ रही है। ड्राइंग मैंने इधर से की है लेकिन ये वेव आ रही है इस तरफ से। ठीक है जनाब। दो वेव्स हैं और फॉर एग्जांपल ये दोनों वेव्स बिल हर तरह से सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, स्पीड सेम है, हर चीज सेम है, नेचर भी सेम है, बट दे आर प्रोपिगेटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो जब ये दोनों एक दूसरे पे सुपरपोज करती है ना तो इनकी सुपरपोजिशन से स्टैंडिंग वेव बन जाती है। और स्टैंडिंग वेव जब बनती है तो स्टैंडिंग वेव देखने में हमें इस तरह की लूप्स वाली वेव्स नजर आती हैं। ठीक है जनाब। और इन लूप्स वाली वेव्स को वो क्वेश्चन में कहेगा कि बताइए किस तरह से हम फॉर्म कर सकते हैं, किस तरह से बना सकते हैं। तो इसको बनाने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। उन मेथड्स में से एक मेथड ये है कि अगर मैं एक स्ट्रिंग का, ठीक है जनाब, एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ले लूं और उस स्ट्रेच स्ट्रिंग का एक एंड किसी ऑसिलेटर के साथ कनेक्ट कर दूं
और इसका जो दूसरा एंड है वो किसी सपोर्ट के साथ फिक्स्ड एंड कर दूं। यानी फॉर एग्जांपल ये मेरे पास वॉल है, दीवार है, ठीक है जनाब। दीवार के साथ ये मैंने एक रस्सी बांध दी, और रस्सी बांधकर रस्सी के इस एंड पर मैंने एक ऑसिलेटर लगा दिया। ये आयरन की स्ट्रिप है जो किसी वाइब्रेटर के साथ कनेक्टेड है, और ये ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगी। जब ये वाइब्रेट करेगी तो इससे वेव्स पैदा होंगी। ये वेव्स जाएंगी, ये कहलाएंगी इंसिडेंट वेव्स। जब ये इंसिडेंट वेव इस सपोर्ट से टकराकर वापस आएगी, तो टकराकर वापस आने पर इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव दोनों के टकराकर वापस आने पर हमें इस स्ट्रिंग के अंदर स्टैंडिंग वेव बनती हुई नजर आने लगेगी। ठीक। अच्छा, मैं जानबूझ के एक गलत सेंटेंस बोल रहा हूँ, जरा गलत सेंटेंस सुनिएगा। गलत सेंटेंस कहते हैं, अगर मैं आपसे यूं कह दूं कि ये वेव टकराकर ये डॉटेड फॉर्म में आ रही है, और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं ये गलत बात कह रहा हूँ, ठीक है ना। डॉटेड वाली टकराकर वापस आ रही है, तो डार्क वाली इंसिडेंट वेव है, डॉटेड वाली टकरा के वापस आ रही है। तो देखने में ऐसा लग रहा है कि दोनों वेव्स की सुपरपोजिशन से इस तरह की स्टैंडिंग वेव बन रही है। इसके अंदर मैंने जो बात बोली है, अगर ये इस बात को मैं ये ना बोलूं कि मैं गलत पढ़ा रहा हूं, तो ये बात कहकर भी टॉपिक समझाया जा सकता है। ठीक। वरना जो असल में जो कुछ हो रहा होता है, तो मैं क्लास के फौरन बाद आपको एक एनिमेशन दूंगा। उस एनिमेशन के अंदर इतने जबरदस्त तरीके से स्टैंडिंग वेव की फॉर्मेशन को शो किया गया है, वो ओरिजिनल मेथड है। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है 2 नंबर मेथड भी अगर समझा दिया जाए ना, तो बच्चे को अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से, समझाने के लिहाज से काम चलाया जा सकता है। तो मैं जानबूझ के गलत बोल रहा हूँ कि जनाब ब्लैक कलर की जो वेव गई है, इट इज इंसिडेंट वेव, डॉटेड वाली रिफ्लेक्टेड वेव, और दोनों के इंसिडेंट सुपरपोज करने से इस तरह की वेव बन रही है। और बार बार कह रहा हूँ, असल में ऐसा नहीं हो रहा होता है। ठीक। अच्छा, जो पॉइंट हमें रुके हुए लग रहे होते हैं, दे आर कॉल्ड नोड्स। जो पॉइंट रुके हुए लग रहे होते हैं, दे आर कॉल्ड नोड्स। और जहां पर मैक्सिमम वाइब्रेशन होती हुई नजर आ रही होगी, दे आर कॉल्ड एंटी नोड्स। फिर आपको ये भी हम पढ़ा चुके हैं कि नोड से लेके नोड तक का जो डिस्टेंस होता है, इट इज λ/2। नोड से एंटी नोड तक का जो डिस्टेंस होता है, इट इज λ/4। और वो तमाम पॉइंट जो नोड्स के बिटवीन में होते हैं, दे आर इन फेज, बराबर वाले लूप में होते हैं, दे आर आउट ऑफ फेज, वगैरह वगैरह। ठीक है जनाब। और नोट्स में देखें तो ये बात पढ़ के भी समझ में आ रही है कि एक हॉरिजॉन्टल। मेरी स्क्रीन में क्या आ रहा है मसला? अच्छा, ये अगर मैं स्क्रीन यूँ, हाँ, तो मैंने स्क्रीन रोकी हुई, मैंने स्क्रीन पे अभी शायद कुछ। अच्छा चलिए ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। अच्छा, और मेरी आवाज आपको आ रही है बेटा? आवाज तो आ रही है? ठीक है जी, ठीक है, सॉरी। अरे जरा सुनिएगा, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये एक हॉरिजॉन्टल रोप है जिसका एक एंड फिक्स है, दूसरे एंड को मैंने किसी ऑसिलेटर के साथ कनेक्ट कर दिया है। जब ऑसिलेटर ऑसिलेशन करता है, तो इस एक होती है इंसिडेंट वेव। इंसिडेंट वेव को मैंने डार्क कलर से शो किया हुआ है, और जब टकरा के वेव वापस आती है तो ये डॉटेड लाइन से मैंने शो किया हुआ है। और मैं बोल रहा हूँ कि ये मैं थोड़ा सा गलत बोल रहा हूँ, लेकिन काम चलाने के लिए चलेगा। जो पॉइंट रुके हुए नजर आ रहे हैं, दे आर कॉल्ड नोड्स। जो रुके हुए नहीं लग रहे, दे आर कॉल्ड एंटी नोड्स। असल में क्या हो रहा होता है, मैं क्लास के फौरन बाद आपको एक एनिमेशन दिखाऊंगा, उस एनिमेशन में असल चीज दिखाऊंगा। लेकिन अभी काम चलाने के लिए इसको चलने दीजिए। स्टेशनरी वेव बन जाती है इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव से। एक तरीका हो गया। दूसरा वेव, जरा दूसरा मेथड देखिए। कहते हैं, अगर आपके पास कोई माइक्रोवेव का इमीटर हो, ठीक है जनाब। माइक्रोवेव्स आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मैं इमिट कराऊंगा, और अभी आपको डायग्राम भी दिखा रहा हूँ पास पेपर के क्वेश्चन की। तो ये जो है जनाब, ये वेव जाएगी और सामने मेटल प्लेट रखी होगी, मेटल प्लेट से टकराकर वापस आएगी। तो याद रखिएगा, इंसिडेंट वेव और टकराकर वापस आने वाली वेव, इन दोनों वेव की सुपरपोजिशन से स्टैंडिंग वेव बनती है। ठीक। अच्छा, माइक्रोवेव वाली वेव हमें नजर नहीं आएंगी, और जब नजर नहीं आएंगी तो उनको चेक करने के लिए हमने एक डिटेक्टर रखा हुआ होगा, और उस डिटेक्टर के साथ यकीनन हमने कोई सीआरओ ट्यूब लगाई हुई होगी। और सीआरओ के साथ, सीआरओ की स्क्रीन के ऊपर हमें वो वेव का जो ग्राफ होगा वो बना हुआ नजर आ जाएगा। या वहां पे हम पकड़ लेंगे कि किस जगह पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो रहा है, किस जगह पे मिनिमम एम्पलीट्यूड हो रहा है। तो माइक्रोवेव की स्टैंडिंग वेव नजर नहीं आएंगी, माइक्रोवेव की स्टैंडिंग वेव नजर नहीं आएंगी, लेकिन डिटेक्टर से हम उसे डिटेक्ट कर सकेंगे। अच्छा, एक और चीज देखिएगा। कहते हैं, ये मेरे पास एक लाउड स्पीकर है, ठीक है बेटा, ये लाउड स्पीकर है। इस लाउड स्पीकर से भी साउंड वेव प्रोड्यूस होती है। वो साउंड वेव सामने एक मेटल प्लेट रखी हुई है, मेटल प्लेट से जाके टकराती हैं। और जब मेटल प्लेट से जाकर टकराती हैं, तो टकराकर जब ये वापस आ रही होती हैं, जब टकराकर वापस आती हैं, तो इंसिडेंट वेव, और जब टकराकर वापस आ रही है रिफ्लेक्टेड वेव, इन दोनों की वेव से भी, सुपरपोजिशन से भी स्टैंडिंग वेव बनती है। और अगर आपके पास रीड एंड राइट वाली बुक है,
तो रीड एंड राइट वाली बुक में यूनिट नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 32, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 22, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 24, 3-4 सवाल हैं जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जनाब आप साउंड वेव से स्टैंडिंग वेव बनाने के मेथड को पूरा एक्सप्लेन करें। तो ये सवाल बार बार आया हुआ है, अभी एआरबी में लिख दूंगा। उसके अंदर क्या बताना चाह रहा हूँ जरा देखिएगा। साउंड वेव का ये लाउड स्पीकर है, ये लाउड स्पीकर इमिट कर रहा है साउंड वेव एक फ्रीक्वेंसी की। दरमियान में एक माइक्रोफोन मैंने कनेक्ट किया हुआ है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के साथ। अच्छा, जब लाउड स्पीकर की आवाज, ठीक है जनाब, जाती है तो मैं इस एक्सपेरिमेंट में करना क्या चाह रहा हूँ, साउंड वेव की वेवलेंथ मालूम करना चाह रहा हूँ। तो मैंने एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर सोर्स को लाके रखा रिफ्लेक्टर से, और जब मैं साउंड भेजता हूँ तो जाने वाली वेव और वापस आने वाली वेव, इनसे स्टैंडिंग वेव बनती हैं। वो स्टैंडिंग वेव नजर नहीं आती, लेकिन जब मैं सीआरओ के साथ लगे हुए माइक्रोफोन को डिफरेंट पोजीशन पे रखता हूँ, तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ पे रख के मैं देख रहा हूँ कि सीआरओ की स्क्रीन के ऊपर एक बहुत मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ रहा है, मैक्सिमम वेव आ रही है, तो मैं समझ जाऊंगा यहाँ पे एंटी नोड बन रहा होगा। ठीक है जनाब। और फिर मैं माइक्रोफोन को आगे लेके जाता हूँ और किसी खास पोजीशन के ऊपर मैं देखता हूँ कि जो पल्स है वो 0 हो जाता है, तो मैं समझ जाऊंगा यहाँ पे नोड बन रहा होगा। ठीक है जनाब। तो सीआरओ को डिफरेंट पोजीशंस पे रखकर मैं सर्च कर रहा होता हूँ, जरा पढ़िएगा। डिस्टेंस, सो सेट डिस्टेंस एंड सर्च पोजीशन ऑफ माइक्रोफोन। माइक्रोफोन की पोजीशन को आगे पीछे एडजस्ट करें और जहां मैक्सिमा मिले, मैक्सिमा का मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिले, जहां मिनिमा मिले यानी कि 0 एम्पलीट्यूड मिले, तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर कहाँ नोड बन रहा है, कहाँ एंटी नोड बन रहा है। तो माइक्रोफोन को मूव कराएंगे मुख्तलिफ पोजीशन पर और वाइस वर्सा, और नोट करेंगे पोजीशन ऑफ माइक्रोफोन, जहां से हमें मैक्सिमा और मिनिमम की पोजीशन मिल जाएगी और उससे हम वेवलेंथ मालूम कर सकते हैं। क्या मतलब, एक जगह पर आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिल रहा है, एक जगह पे मिनिमम रिजल्ट मिल रहा है, तो मैं समझ गया यहाँ पे एंटी नोड है, यहाँ पे नोड है। आपको याद। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा चलो, मैं ऐसा करूं कि मैं अपने ना इस नेटवर्क को चेंज कर लूं, इंटरनेट के कनेक्शन को, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा देखिएगा कि क्या अब इस वक्त हम दोबारा ऑनलाइन आ चुके हैं। हाँ बेटा सुहेब, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है ना, मैंने नेटवर्क चेंज कर लिया है, तो अब जरा देखिए इसमें इंशाल्लाह मसला नहीं आना चाहिए। अच्छा जी, तो हम बात आपसे ये कर रहे थे कि क्वेश्चन में, ये पेपर में बार बार ये वाला क्वेश्चन आता है और वो कहते हैं कि मुझे साउंड वेव की वेवलेंथ मालूम करना है, उसका एक्सपेरिमेंट लिखें। तो साउंड वेव की वेवलेंथ मालूम करने के लिए ये मैंने पूरा एक्सपेरिमेंट लिख के दिया हुआ है, और इस एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे लाउड स्पीकर रखकर बीच में स्टैंडिंग वेव बनाएंगे। स्टैंडिंग वेव में जहां पर मिनिमम रिजल्ट आएगा सीआरओ पे, मैं समझ जाऊंगा वह नोड बन रहा है। जहां मैक्सिमम रिजल्ट आ जाएगा मैं समझ जाऊंगा वो एंटी नोड बन रहा है। और उन दोनों माइक्रोफोन की पोजीशन के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो λ/4 को शो करेगा। तो मैं साउंड की वेवलेंथ मेजर कर लूंगा। तो ये क्वेश्चन बेटा पेपर में बार बार आया हुआ है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर पूरा प्रॉपर वे में एक्सप्लेन कर दिया है। नोट्स मैंने आपको दिए हुए, उस नोट्स के अंदर आप इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है जनाब। अच्छा जी, और मैं बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा, और बात आगे बढ़ाने के लिए आपसे यूं कहूंगा कि स्टैंडिंग वेव का जो टॉपिक लास्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ रहे थे, उसके अंदर या तो स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर स्टैंडिंग वेव बनती हैं या माइक्रोवेव में बनती हैं। इसके अंदर जो आखिरी टॉपिक है वो एयर कॉलम है। एयर कॉलम के अंदर क्या होता है, तो आपको मैं क्लोज पाइप और ओपन पाइप के अंदर स्टैंडिंग वेव पढ़ा चुका हूँ, और उसके अंदर भी मैंने बताया था कि एक एंड के ऊपर ट्यूनिंग फॉग रखते हैं वाइब्रेशन कराकर, और उसके अंदर फिर फर्स्ट लाउडर साउंड और सेकंड लाउडर साउंड, और बहुत सारे क्वेश्चन मैं इसके आपको पिछली क्लासेस में करा चुका हूँ। लिहाजा इस बात को अभी की क्लास में डिस्कस करना टाइम ज़ाया करने लगेगा। तो ये सारी की सारी बातें मैं लास्ट क्लास में कर चुका हूँ। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब हम सुपर पोजिशन और वेव का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तो इसके अंदर पहला टॉपिक होता है स्टैंडिंग वेव। और स्टैंडिंग वेव के अंदर दो वेव्स होती हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही होती हैं, और उनकी सुपर पोजिशन करने से आपको ये सिचुएशन मिल जाती है। ठीक। अलबत्ता अभी मैंने एक आपसे बात कही कि प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ वेव का एक क्वेश्चन मैं आपको पास पेपर का दिखाऊंगा, तो वो क्वेश्चन मुझे कराना चाहिए। और वो क्वेश्चन कहाँ है, तो वो क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। ये सुपर पोजिशन में है पेपर 2 में।
और पेपर टू स्टैंडिंग वेव का सुपरपोजिशन ये रहा। पर ये 9.1 9.2 मैंने खोला हुआ है। अफसोस मैंने वो खोला हुआ ही नहीं है, तो मुझे पूरी पीछे जाना पड़ेगा। अच्छा,